गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबको। सर। आइए बेटा, चलिए करेंगे ज्वाइन सब जल्दी जल्दी। 2 मिनट में बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए सब जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक हमारा कॉस्ट का, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे आपके आज के टॉपिक से। कोशिश करेंगे आज का टॉपिक खत्म करने की, या अगर थोड़ा सा बच जाएगा रिलेशनशिप वगैरह तो हम उसको कल वाली क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है। और एक बार ये आपके शॉर्ट रन कॉस्ट खत्म हो गए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज शॉर्ट रन कॉस्ट का ही है। लॉन्ग रन कॉस्ट आपका थोड़ा सा ही है, ठीक है, उसमें ज्यादा वेटेज नहीं है। और फिर एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा आपका इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का, ठीक है। तो कल तो हम एनी हाउ इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ कॉस्ट में रिलेशनशिप, ठीक है, कि अगर हम आउटपुट में चेंजेस करते हैं तो हमारे कॉस्ट में किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो पढ़ना है। और इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जो आप लोग टेबल बनाते थे कि आउटपुट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट में क्या चेंज, एवरेज कॉस्ट में क्या चेंज, मार्जिनल कॉस्ट में क्या चेंज। तो वही कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे, 6-7 न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको पूरा एक शेड्यूल बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट बेटा। शॉर्ट रन कॉस्ट आज हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है, और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट का इंट्रो ले लिया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझे थे, ठीक है। आज हमारा है शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप का होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वैसे ही कॉस्ट भी 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है। तो हमें वही देखना है जब समय बहुत कम है, लाइक शॉर्ट रन है आपके पास, बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड है ऑपरेट करने का, तो उस तरीके से जो हमारे कॉस्ट है, दाम है, उसमें उस लागत में किस तरीके से बदलाव आता है, ठीक है। और जब आप लॉन्ग रन में ऑपरेट करते हैं तो उस तरीके से आपकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसमें क्या चेंजेस आता है। अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फिर कॉस्ट में क्या चेंजेस होंगे। करेंगे स्टार्ट एक बार सबको गुड मॉर्निंग। करेंगे स्टार्ट बेटा अब शॉर्ट रन कॉस्ट से। चलिए, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करो डेली बेसिस पे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद तो अब एग्जाम शुरू हो जाएंगे आपके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट शॉर्ट रन कॉस्ट से। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट की। शॉर्ट रन कॉस्ट मेनली जो आपका शॉर्ट रन कॉस्ट है बेटा, वो 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो 2 तरीके से डिवाइड होता है। पहला आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे आप लोगों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे 2 टाइप के, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, वैसे ही जो आपके कॉस्ट होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ भी फिक्स जैसा रहता नहीं है। पर जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 कॉस्ट होंगे। जैसे शॉर्ट रन में 2 फैक्टर होते थे, वैसे ही शॉर्ट रन में 2 कॉस्ट होंगे। तो एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होगा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
बात करते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होते क्या है, ठीक है। क्यों ना हम सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को उठाएं। अच्छा, इसमें एक चीज बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हम कितने तरीके के पढ़ेंगे, तो वो आपका होने वाला है, एक होगा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दो तरीके के फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो एक होता है हमारा, जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, ठीक है। और एक होगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, टीवीसी, एबीसी, टीएफसी, एएफसी, ठीक है। इसको बाद में हम इंडिविजुअली समझेंगे। फिर कॉमन होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि और टाइप के कॉस्ट होते हैं विच इज टोटल कॉस्ट, और आपका आता है एवरेज कॉस्ट, एंड नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपका वेरिएबल कॉस्ट ही कहलाता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम ही है वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान रखना है। बाकी टीसी और एसी जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कुछ कंपोनेंट टीसी और एसी में फिक्स्ड का भी है और वेरिएबल का भी है, ठीक है। तो अब हम पहले उठाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे तो हम पहले उठाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इतना ध्यान रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस बस इतना है कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, चेंजेस नहीं होते, पर वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लैंड लिया फैक्टर, ठीक है, कैपिटल लगाए, मशीनरी लगाई, तो बेटा लैंड पे जो रेंट जाएगा वो रेंट जो है वो बार बार बदलता तो नहीं रहता है ना, ठीक है। एक 2-3 साल आराम से आप एक फिक्स्ड रखते हो रेंट रेंट को, ठीक है। तो रेंट अमाउंट इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों? क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होती, शॉर्ट रन में तो बिल्कुल नहीं बदलती, ठीक है। और जैसे आपका हो जाता है सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, ठीक है, शॉर्ट रन में जो आपके परमानेंट स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी भी नहीं बदलती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट। आप लोग बोरिंग्स करते हो, लोन लेते हो, ठीक है, लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो मंथली जाता है, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी हमारा फिक्स्ड अमाउंट है, तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वो चेंजेस नहीं होंगे उसमें, ठीक है। पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा? जैसे कि रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस, वो वेरिएबल है। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो। जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप परचेज करोगे उतना ज्यादा ही कॉस्ट आएगा, ठीक है। लेबर, लेबर के वेजेस जो होते हैं वो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट हैं। क्यों? क्योंकि लेबर दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है। वो दिन में जितना प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। उनका जो सैलरी होता है या वेजेस होता है वो डिपेंड नहीं करता कि वो महीने में कितना मिल रहा है उनको, ठीक है, फिक्स्ड है कि नहीं है। लेबर की सैलरी डिपेंड करती है वो कितना काम करता है, कितना आउटपुट बना के देता है। जितने आउटपुट वो बना के देगा उसके हिसाब से उसका सैलरी या वेजेस डिसाइड किया जाएगा, तो वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। और समझते हैं क्लियरली। तो पहले उठाएंगे हम फर्स्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हेडिंग डालिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। पहले हम बात करते हैं टीएफसी के बारे में। अब जब हम यहाँ पे हर एक कॉस्ट को पढ़ेंगे तो उसका डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सिंपल है, इसका मतलब लिखते चलो, शेड्यूल बनाते चलो और डायग्राम बनाते चलो, ठीक है, बस। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है दीज आर दोज कॉस्ट्स which do not which do not changes which do not changes with the change in output, which do not changes in the change of output। अगर हम आउटपुट में किसी भी तरीके का बदलाव करें तो ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट is incurred fixed cost is incurred on fixed factors। फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो फिक्स्ड फैक्टर्स को मेंटेन करने के लिए खर्चे किए जाते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी।
और क्या हो सकता है आपका रेंट, रेंट ऑन लैंड, ये भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। हर महीने क्या अलग अलग रेंट देते हो क्या? रेंट तो फिक्स्ड होता है ना, ठीक है, रेंट थोड़ी ना बदलता है, वो भी शॉर्ट रन में। और क्या हो सकता है? सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड कॉस्ट के जो कि शॉर्ट रन में नहीं बदलते। आउटपुट चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एक एम्प्लॉइज कितना भी काम करे, अगर उसकी मंथली सैलरी फिक्स्ड है तो भाई उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग रन में बदलाव हो सकता है जब उसकी पोस्ट में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, जब उसकी अथॉरिटी बदल जाएगी, ओके, उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो तब हो सकता है, बट शॉर्ट रन में एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। तो ये है आपका फिक्स्ड का। एक बात जरूर नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, पेपर पर्सपेक्टिव से इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए। वो थर्ड पॉइंट है, लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट even at zero level of output, even at zero level of output। ये ध्यान रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो आपका अगर आउटपुट जीरो है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इस महीने कोई कमाई ही नहीं हुई, कोई रेवेन्यू ही नहीं हुआ, ठीक है, आपने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो दैट मीन्स आउटपुट बना ही नहीं, ठीक है। बट क्या जो तुमने प्रोडक्शन नहीं किया उस लैंड पे, उस फैक्ट्री में, तो उसका रेंट भी नहीं दोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे कोविड का टाइम आया, ठीक है, मैक्सिमम दुकान बंद हो गई और कुछ कॉन्टिन्यूसली शट डाउन होने की वजह से मैक्सिमम शॉप जो थी उनको परमानेंटली बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो लॉकडाउन में था, ठीक है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, आउटपुट बन नहीं रहा था, बट जिन लोगों ने शॉप रेंट पे ले रखी थी वो रेंट तो उन्हें पे करना पड़ रहा था, ठीक है। तो भले प्रोडक्शन जीरो हो पर फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगा फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर आपको करनी ही पड़ेगी। रेंट, लैंड पे रेंट आपको देना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे थे ऑफिस में, ठीक है, एम्प्लॉयज घर पे थे लॉकडाउन में, बट सैलरी कट हो गया, ठीक है, किसी की सैलरी रोकी तो नहीं गई, मतलब ये था कि मतलब फुल तो कट नहीं हुआ, ठीक है, या तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ये प्रॉब्लम हुआ, ले ऑफ कर दिया गया, ठीक है, एग्जिट हो गए वो लोग, या फिर काफी जगह कट ऑफ हो गया सैलरी का, सैलरी कट होने लगा, पे कट देखने लगे हम, ठीक है, कि 20-30% काट के दे रहे हैं वो लोग सैलरी। तो यही बात है, आप रोक नहीं सकते सैलरी को, आप कट कर दिया आपने, बट लेकिन आपने पे जरूर किया, ठीक है। तो ये चीज होती है फिक्स कॉस्ट के बारे में, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट भले जीरो हो जाए पर फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक शेड्यूल की और उससे हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए फिक्स्ड कॉस्ट शेड्यूल। किस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट अपना बिहेवियर दिखाता है जब आउटपुट बदलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम आउटपुट, जब आपने इतना प्रोडक्शन किया तो आपने क्या फिक्स्ड कॉस्ट आई, और एक साइड हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और एक छोटा सा शेड्यूल बनाएंगे। आउटपुट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। चलिए, सपोज करिए यहाँ पे आउटपुट है आपका, आपने पहले तो कुछ नहीं बनाया, ठीक है, जीरो, फिर आपने 1 यूनिट बनाया, फिर आपने 2 यूनिट बनाए, फिर आपने 3 यूनिट बनाए, फिर 4, और इस तरीके से मैक्सिमम आपने 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया। व्हाट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट? तो सपोज करो जब आपने कुछ भी नहीं बनाया था तब आपका फिक्स्ड कॉस्ट था 12 रुपीज, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रुपीज की टर्म्स में होता है, आउटपुट नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट तो हमेशा रुपीज की टर्म्स में होगा, ठीक है, और आउटपुट आपका यूनिट्स की टर्म्स में होगा। नाउ जब आपने कुछ भी नहीं बनाया तो आपका 12 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, सपोज कर लीजिए। नाउ बाकी के यूनिट्स पे कितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट, यू टेल मी। जब आपने 1 यूनिट बनाया, सेकेंड यूनिट बनाया, थर्ड यूनिट बनाया, तो उस पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? किसी को कोई आइडिया? वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया, चाहे वो जीरो, ये देखो 10 बता रहे राधा, 10,
अभी मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट रन में आप चाहे कितना भी प्रोड्यूस कर लो, एक बार अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिसाइडेड हो गया तो वो उतना ही चलेगा। दैट मीन्स सब पे 12 यूनिट्स। शॉर्ट रन है बेटा, चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 2 यूनिट बनाओ, चाहे 3 यूनिट बनाओ, तुम्हारा रेंट क्या फ्रीक्वेंटली बदल दूंगा, तुम्हारी सैलरी क्या फ्रीक्वेंटली बदल दूंगा? हाँ, तो दिस इज द थिंग कि फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, इट विल बी कांस्टेंट। यही तो लिखवाया मैंने तुम्हें ऊपर, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। चलो, ये तो हो गया शेड्यूल। अब इसका डायग्राम बनाओ। अगर सब पे एक ही यूनिट है तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटपुट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सो इट इज ऑन वाई एक्सिस। वो ले लें इसके स्केल। आउटपुट तो अपने स्केल में है ही, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिख रहा है सब जगह 12 12 है, ठीक है। तो फिर भी स्टिल हम एक बार बोल लेते हैं 5 5 का गैप, 5 10 15 20। एक स्केल तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमने इतने इतने का गैप लिया है, ठीक है। तो दिस इज द स्केल ऑन वाई एक्सिस। नाउ प्लॉट द फिक्स्ड कॉस्ट। जब आपका आउटपुट 0 है तब आप 12 यूनिट का 12 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 12 रुपीज, ठीक है। 0 पे, 1 पे भी 12 रुपीज, सेम, सब पे सेम बनेगा बेटा। सेकंड पे भी 12, थर्ड पे भी 12, फोर्थ पे भी 12 एंड फिफ्थ पे भी 12, ठीक है। नाउ जॉइन दिस लाइन। एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। अपने ऑब्जर्वेशंस लिखो, आपने ऑब्जर्व क्या किया रिगार्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट इन द डायग्राम। पहली बात तो आपने ये ऑब्जर्व करी दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is a horizontal straight line, is a horizontal straight line parallel to the x-axis, parallel to the x-axis, x-axis के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये हुआ क्यों? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, because fixed cost remain constant at all levels of output, at all levels of output, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है बेटा कि आउटपुट में कुछ भी चेंजेस हो आपके फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेंगे। सेकंड पॉइंट, यही जो आपने रेफरेंस लिखा था इसको उतारिए। आपने क्या देखा, जब आप आउटपुट आपका 0 है फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पे लिखेंगे even there is some fixed cost at 0 level of output, ठीक है। एंड वन मोर ऑब्जर्वेशन आप लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0, फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0। ये तीन बातें फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बेटा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है चाहे आउटपुट में कितना भी चेंजेस कर लें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, भले आप कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, जीरो प्रोडक्शन करें, बट स्टिल कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आप जरूर इनकर करोगे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती एंड इवन नेगेटिव भी नहीं हो सकती, कैन नेवर बी जीरो एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ध्यान रखना है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो दिस इज अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं अब वेरिएबल कॉस्ट, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। यस,
हेडिंग डालिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वहां जैसे आपने टोटल फिक्स कॉस्ट डाला था, यहाँ हेडिंग डालिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसको शॉर्ट में लिखिए टीवीसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम टीवीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपका ये कहता है कि विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, सो वेरिएबल कॉस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। variable cost refers to those costs, variable cost refers to those costs which changes directly, which changes directly with the change in output, with the change in output. Underline the word directly. ओके, डायरेक्टली का मतलब का वर्ड है पॉजिटिवली, आप कह सकते हो, ठीक है, पॉजिटिवली। जब हम बोलते हैं ना सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, व्हाई? बिकॉज इफ प्राइसेस इंक्रीजेस सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट के बीच में भी आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट मींस if variable cost is if your output is increasing, that means your variable cost will also increase, right? सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल का, आप आउटपुट जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे रॉ मटेरियल का ऑर्डर आपको उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा क्वांटिटी का रॉ मटेरियल का ऑर्डर दोगे उतनी ही ज्यादा रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी। तो देख रहे हो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आप कुछ भी प्रोड्यूस मत करो तो इसका मतलब आपको रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और जब आपको रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपका किसी भी तरीके का कॉस्ट ही नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जीरो भी हो सकता है, और अगर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कम भी हो सकता है, और अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा भी हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना है कि जिस ऑर्डर में आउटपुट बदलेगा उसी ऑर्डर में वेरिएबल कॉस्ट भी बदलेगा। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब एक शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे पीछे आपको वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट से कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, राइट? यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स लिख लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल्स ध्यान रखने में, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट यही दोनों हैं जो थोड़ा टाइम लेके समझना होता है। वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव होगा, वेरिएबल कॉस्ट आपका बेसिकली, हाँ मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो वो नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। बट वो नेगेटिव आपका तब होता है जब आपका ये जो है आपका टोटल कॉस्ट उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है। लाइक टोटल कॉस्ट पहले बढ़ रहा हो फिर आपका वो घटने लगे, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो आउटपुट के साथ साथ वेराई करता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट तो जब हम करेंगे तो हम देखेंगे वो नेगेटिव हो सकता है। बट इफ यू आर आस्किंग मी कि ये जो हम वेरिएबल कॉस्ट पढ़ रहे हैं उसका नेगेटिव कुछ हो सकता है, तो नहीं बेटा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है कम होता है, ठीक है, बट नेगेटिव में नहीं जाएगा ये सिंपल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज योर वेरिएबल कॉस्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। वेजेस ऑफ लेबर, ये ध्यान रखना है, वेजेस ऑफ लेबर आपका जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर जितनी ज्यादा आउटपुट बनाएगा उतनी ज्यादा उसको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप कह सकते हो पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। आप जितनी ज्यादा मशीनरी चलाएंगे उतना ज्यादा आपको पावर और फ्यूल पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे विद द हेल्प ऑफ मशीनरी उतना ही ज्यादा मशीनरी में फ्यूल और पावर की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो ये आपका होता है कुछ वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल जो आउटपुट के साथ साथ बदलता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, यस, इसमें थर्ड पॉइंट जरा नोट करना बेटा, जैसे आपने वो लिखा था ना
fixed cost remain constant even at zero level of output, but variable cost becomes zero at zero level of output. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये नोट करो, वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या ही आएगा? कुछ नहीं बनाया तो इसका मतलब आपने लेबर को लेबर को एम्प्लॉय ही नहीं किया, तो लेबर का वेजेस जीरो। अगर आपने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो इसका मतलब रॉ मटेरियल आपने ऑर्डर ही नहीं किया, तो रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट जीरो। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना, ये जीरो हो सकता है एट दी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल, वेरिएबल कॉस्ट का शेड्यूल। तो जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल आपने बनाया था, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट का एक शेड्यूल बना लो। ये शेड्यूल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये शेड्यूल ही है जो डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, और एक फिगर को अगर बेस बना लो ना, तो बाकी सारे अपने आप ही निकलने लगते हैं। चलो, यस, वी हैव आउटपुट हियर। आउटपुट डालेंगे यहाँ पे, आउटपुट हमारे यूनिट्स के टर्म्स में होते हैं, और आपका हम वेरिएबल कॉस्ट जो कि रुपीस के टर्म्स में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिगर्स की। सपोज करिए वही है फिगर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, नाउ व्हाट यू आर डूइंग एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट? बताइए आप मुझे, अभी रिपीट करेंगे इसी बात को जो मैंने अभी ऊपर लिखा है। यस, आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? जीरो होगा। जब कुछ भी नहीं बनाया तो इनिशियली स्टार्ट जीरो से होगा। उसके बाद नंबर्स कुछ ऐसे लेना कि वो रूल ना वायलेट हो। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर रहता है इसमें यहाँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या है एक बार यहाँ पे नोट करो, पहले फिगर्स नोट कर लो फिर ऑर्डर समझाता हूँ। ठीक है, 6, 10, 15, 24, 35, ये ऑर्डर एक बार मैं आपको बताता हूँ। अभी आप बस इस शेड्यूल को नोट कर लो। ठीक है, जब हम इसको डायग्राम पे प्लॉट करेंगे फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका ऑर्डर हमने यही नंबर्स क्यों रखे। ठीक है, चलो अब एक बार डायग्राम प्लॉट कर लो। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, ये रहा 1, 2, 3, 4 एंड 5। आउटपुट ये रहे, एंड आपका वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस पे जाएगा। कितने कितने का गैप ले ले, 5 5 का गैप ले लेते हैं, ठीक रहेगा। हाँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये रहा हमारा स्केल। ओके, चलिए, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होगा वेरिएबल कॉस्ट का। गॉट इट? उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, एट वन लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट है 6 यूनिट। तो जब 1 है आउटपुट तो आपका 6 हियर, फिर 2 यूनिट पे 10 हो गया, सेकेंड यूनिट पे 10 यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका थर्ड यूनिट पे 15, थर्ड यूनिट पे 15 यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ यूनिट पे है आपका 24, तो 24 तो कुछ यहाँ आ जाएगा 25 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, देन फिफ्थ वाला जो है उस पे आपका 35 हो गया है वेरिएबल कॉस्ट, तो इट विल बी हियर। नाउ जॉइन दिस लाइन, आपको ना ये इनवर्स एस शेप मिलेगा लाइक दिस। ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जरा इसके चेंजेस को नोट करो। चेंजेस क्या है देखो, यहाँ पे कर्व जो है वो थोड़ा फ्लैटर है लाइक दिस टाइप। ठीक है, ऐसा है। यहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, रुकाव है इस पॉइंट पे, और उसके बाद ये ना ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ फ्लैटर है, यहाँ स्टीपर है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ। अब ये क्यों है वो नोट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो।
रीजन तो हमें पता ही है क्यों हो जाता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट विल बी इनवर्सली एस शेप। बेटा ये जो शेप के नाम है ना वो ध्यान रखना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल होता है, वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्सली एस शेप होता है, इनवर्सली एस शेप, ठीक है। इनवर्सली एस शेप मतलब ये उल्टा एस है, ठीक है, ये उल्टा एस है। मिरर इमेज है ये आपका एस का, ठीक है। मिरर एज अगर आप इसका देखो तो आपका ये एक्चुअल एस बन जाएगा, बट अभी ये इनवर्स में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, वेरिएबल कॉस्ट विल बी इनवर्सली एस शेप बिकॉज, ये ऐसा हुआ क्यों, इसने यही शेप क्यों लिया, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली, variable cost initially increases at a decreasing rate, initially increases at a decreasing rate, and finally increases at increasing rate, and finally increases at an increasing rate. तो ये आपका इनवर्सली एस शेप इसलिए है क्योंकि इनिशियली जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो बढ़ता है, बट धीमी रेट से बढ़ता है, ठीक है। फिर धीमे होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये कॉस्ट भी ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये कहता है अब मैं तेजी से बढ़ूंगा, ठीक है। ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बस आपका है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो आपने प्रोडक्शन में पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब इनिशियली आप लोग फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलता था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जब आपको मिलता है तो वहां पे कॉस्ट कम आती है, क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ है अभी प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर नए हैं, मशीनरी नया है, लैंड पे अभी नया नया प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो एफिशिएंसी बहुत हाई है, तो कॉस्ट अभी कम आएगी और प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को और एम्प्लॉय करोगे, ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता था, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करने लगता था प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी वजह से जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट फिर बढ़ने लगती है ज्यादा रेट से, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मशीनरी चलेगी वो रिपेयर मांगेगी, ठीक है, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस मांगेगी, लेबर जितने ज्यादा एम्प्लॉय करोगे उनको वेजेस उतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कैसे आप जब वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो तो आपका इनिशियली तो वेरिएबल कॉस्ट कम है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ नया नया है, लेबर कम है, नई मशीनरी है, ठीक है, रेंट कम देना पड़ रहा है। पर जैसे जैसे आप एम्प्लॉय कर रहे हो वेरिएबल फैक्टर्स को तो आपका ये जो प्रोडक्शन है वो धीमा हो रहा है और कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, और ये होता ही होता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, नई मशीनरी स्टार्टिंग में कितना अच्छा चलती है, बट धीरे धीरे हैंग करने लग जाती है, स्मार्टफोन्स में देखा होगा आपने, ठीक है, कितने खर्चे करने पड़ते हैं उस पर। तो इनिशियली कॉस्ट कम देता है आपको और बाद में फिर आपको वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो तीसरा रीजन आप यहाँ पे और ऐड कर लो, थर्ड रीजन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं। थर्ड रीजन क्या है, अनदर रीजन बिहाइंड, ये तो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो इनवर्सली एस शेप जो था ना वो आपने अपने शेड्यूल के बिहेवियर को समझाया। अनदर रीजन फॉर, another reason for inversely S shape of, inversely S shape of variable cost is law of variable proportion। तो वो चाहे आप डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो इनवर्सली एस शेप को, और अगर आप इतना लिख देते हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो भी ठीक है। तो आपका ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना ये इनवर्सली एस शेप इसलिए है बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इनिशियली फैक्टर नए हैं तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है, बट धीरे धीरे ये कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो वापस आ जाओ अपने पीछे, जो आपने ये फिगर्स लिए थे, अब आप देखो इनके बीच में 6 यूनिट्स का गैप है, ठीक है,
इसके बीच में 4 यूनिट्स का गैप है, 10 से 15 के बीच में 5 यूनिट्स का गैप है, ठीक है। फिर आपका इसके बीच में कितने यूनिट्स का गैप है, 15 से 24 9, और 24 से 35 है आपका 11। तो आप देख रहे हो पहले 6 यूनिट्स था, फिर कम हुआ, डिक्रीज हुआ, पर फिर से बढ़ने लगा और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियली कॉस्ट कम आती है, नया नया प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन जैसे जैसे ज्यादा करेंगे, वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी फिर बढ़ने लगेगी, और वो भी इंक्रीजिंग रेट से। आई होप समझ में आया ये आपको वेरिएबल कॉस्ट का क्यों होता है इनवर्सली एस शेप। थम्स अप देंगे, ये इंपॉर्टेंट था बेटा, ठीक है। सब बताएं, सबको क्लियर है वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्सली एस शेप? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे आ जाओ, हेडिंग डालिए, फाइन। आगे बढ़ते हैं। नया कॉस्ट जो है हमारा तीसरा, वो है टोटल कॉस्ट, ठीक है। हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर ली, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कुछ नहीं है, यहीं पे ही फॉर्मूला लिखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा और आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा, अगर मैं उन दोनों को मिला दूं तो आपको क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है। वो बनेगा आपका टोटल कॉस्ट। तो इसमें मीनिंग लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production, on the factors of production required for producing a commodity। तो टोटल कॉस्ट ये कहता है कि एक कमोडिटी को बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर ने कितने टाइप से कॉस्ट इनकर करी, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने जो कॉस्ट समझा था वो था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो आपने इंडिविजुअली समझा, पर बेटा जब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं, जब उसका दाम लगाया जाता है, जब उसका कीमत डिसाइड किया जाता है, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कोई अलग अलग थोड़ी ना जोड़ा जाता है, ठीक है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्राइसेस पे करते हो तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड करके दिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर का ये खर्चा था, हमें इतना पावर एंड फ्यूल पे लगाना पड़ा, इतने की मशीनरी खरीदनी पड़ी, इतने का लैंड था, तो सब उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सारे फैक्टर्स का प्रोडक्शन उसमें इंक्लूडेड है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जब ये चारों फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर इंक्लूडेड है तो बेटा टोटल कॉस्ट हम अलग से क्यों समझे, दोनों को इंक्लूड करके समझेंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, जो कि आपने ऊपर लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट निकलता है दोनों कॉस्ट को ऐड करके, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो चलो अब हम शेड्यूल बनाते हैं। टोटल कॉस्ट का शेड्यूल आप ही बनाओ, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, ठीक है। उसकी हेल्प से आप लोग शेड्यूल बना लो। ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, डायग्राम के लिए स्पेस हो जाता है यहाँ पे, चलो यहाँ बना देंगे डायग्राम। चलो ये है आउटपुट, ये है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें डालना, वेरिएबल इसमें डालना और टोटल कॉस्ट यहाँ डालना, ठीक है। ये आपका आउटपुट, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अपने फिगर्स ले लो दोबारा से, 0 1 2 3 4 एंड 5। फिक्स्ड कॉस्ट क्या थे? 12 12 12, सब पे 12, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट की फिगर क्या थी? जब 0 है तो 0, फिर 6, फिर आपका हो गया था कितना, 4 नहीं 5, कितना था वो, 0 6 10 था वो, हाँ बढ़ेगा ये तो 10, फिर आपका था 15, फिर 24,
फिर 35। ठीक है, अब आप बताओ टोटल कॉस्ट क्या होगा, दोनों को प्लस कीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 12 प्लस 0 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18, 12 प्लस 10 इज 22, 12 प्लस 15 इज 27, 12 प्लस 24 इज 36 एंड 35 प्लस 12 इज 47। यस, सो दिस विल बी द फिगर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ बेटा। देखो, जब जीरो लेवल होता है ना आउटपुट, तब आपका टोटल कॉस्ट ना हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा। आप देख सकते हो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करके निकलता है। पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट तो मैंने ये देखा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है बट वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, तो 12 प्लस 0 तो 12 ही हुआ ना। ठीक है, तो इसीलिए जब आउटपुट 0 होता है तो आपका टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच में। पूछते हैं कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू विच कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तो क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? और आप देख सकते हो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बट इसके बढ़ने का रेट है जो वो हायर है। क्यों? क्योंकि ये ना इन दोनों को इंक्लूड करके बना हुआ है। नॉर्मल सी बात है, ये अकेला 6 है, 6 से 10 हो गया, बट ये 18 से 22 क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें 10 तो इंक्लूडेड है बट 12 भी इंक्लूड कर रखा है हमने। ठीक है, तो इसलिए इसका रेट जो होगा ना वो ज्यादा होगा बढ़ने का इसके कंपैरिजन। बाकी अब हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए मेक अ डायग्राम। फिगर्स हमें जो है हाईएस्ट यहाँ पे अगर हम 5-5 का गैप ले रहे हैं तो 45 तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 45 तक लेके जाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं एक बार फ्रेश। ठीक है, दिस इज टोटल कॉस्ट हम बनाने जा रहे हैं और ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, प्लॉट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 आउटपुट हैं, 5-5 का गैप ले लो और मैक्सिमम 45 तक रखो, है ना, क्योंकि हाईएस्ट नहीं 50 तक रखना पड़ेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और यहाँ पे कर दो 50। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस कम ले लिया है बट क्लियर है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तीनों को प्लॉट करो, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप भी समझ लेंगे तीनों के बीच में। ठीक है, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो सब पे 12-12 था। यहाँ पे ये 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 तो स्ट्रेट लाइन बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट फिर से। ठीक है, सब पे 12-12 है, तो ये रहा आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो कि सब पे 12 यूनिट्स है। ठीक है, अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट करो। जब जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फर्स्ट पे 6 है तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड पे आपका वो 10 हो गया था, तो दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 12 के। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे वो आपका 15 हो गया था, तो यहाँ पे देन आपका फोर्थ पे वो 24 हो गया था। नहीं, फोर्थ पे आपका कितना हुआ था? 6, हाँ 24 था फोर्थ पे ना। हाँ, 0 6 10 15 24 और 35। 0 6 10 15 फिर 24, 4 पे 24।
कहाँ है भाई 24? कहाँ हम देखें इसको? यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, 25 के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो। फिर आपका पांचवा जो है उस पे आपका वेरिएबल कॉस्ट है 35, तो 35 आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, हमने एक एक्स्ट्रा आउटपुट ले लिया है, ठीक है। ये रहा आपका वेरिएबल कॉस्ट, कुछ ऐसा। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ प्लॉट दी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है वो जीरो आउटपुट पे 12 है, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है जीरो पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है रीजन। अब जब यूनिट 1 हुआ तो यूनिट 1 पे जो है वो है 18। यूनिट 1 पे 18, 18 आएगा 20 से थोड़ा सा नीचे, ये रहा। फिर 18 के बाद वो हो गया 22, सेकंड पे हो गया 22, तो 20 के थोड़ा सा ऊपर, समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। फिर आपका हो गया है 27 और 36, तीन पे है वो 27, 25, 26, 27 हेयर। फिर है आपका 36 और फिर 47, 36 आएगा आपका 35 के थोड़ा सा ऊपर, और फिर 47 आ जाएगा 5 पे, तो वो 47 आएगा बेटा आपका कुछ 45 के थोड़ा सा ऊपर, लाइक हेयर, ठीक है। चलो, अब इनको प्लॉट कर लो। ये भी आपका वेरिएबल कॉस्ट की तरीके से ही होगा, ठीक है। ये ऐसा होगा, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, इसको ध्यान रखना है। ये बना आपका टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप समझो ऑब्जर्वेशन, या आप हेडिंग डालिए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, तीनों का रिलेशनशिप हम एक साथ समझ रहे हैं, ठीक है। पहला रिलेशनशिप क्या है बेटा, नोट करो, आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा। देखो, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, हमने जीरो से स्टार्ट किया था। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी एंड टीएफसी विल बी इक्वल, और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, because at zero level of output total variable cost is zero। तो क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है, तो टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड रीजन हम लिखेंगे, एज आउटपुट इंक्रीजेस, एज आउटपुट इंक्रीजेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहा, बट total variable cost and total cost increases, initially increases at a decreasing rate, initially increases at a decreasing rate, and finally increases at an increasing rate। तो सेकेंड रिलेशनशिप क्या कह रहा है बेटा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ने लगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहा, पर टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ साथ बढ़ रहे हैं, बट स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं, और फिर फाइनली वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप शेप भी देख सकते हो, टीसी और टीवीसी का शेप सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टीसी को ना टीएफसी अफेक्ट नहीं करता है, टीसी को टीवीसी अफेक्ट करता है। टीएफसी तो कांस्टेंट है, तो हर लेवल पे 12-12 है, तो उस पे 12-12 ही तो जुड़ेगा बस। उसको अफेक्ट कौन कर रहा है? उसको वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट कर रहा है, जो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। 12 में कभी 6 ऐड कर रहे हैं, 12 में कभी 10 ऐड कर रहे हैं, 12 में कभी 15 ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज बदल रही है वही तो दूसरे वाले पे बदलाव डालेगी।
ठीक है। तो ये जो टोटल कॉस्ट बदला है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बदला है, और अगर उसकी वजह से बदला है तो उसके तरीके से ही तो बदलेगा। ठीक है, ये वो बात हो गई ना कि जिसके साथ संगति में, जिसकी संगति में रहोगे उसके जैसे बन जाओगे। ठीक है, जो तुमसे इंडिपेंडेंट है, जो तुम्हारे जैसा है ही नहीं, वो क्या ही इफेक्ट डालेगा तुम। ठीक है, या जिसके तरीके से तुम बनना ही नहीं चाहते वो तुम्हें क्या ही इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। वो कह रहा है भैया मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो कांस्टेंट रहूं। ठीक है, पर वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है मैं तो बदलूंगा। तो टोटल कॉस्ट में तो दोनों इंक्लूड किया जाता है, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी। तो उसको तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं, जो नहीं बदल रहा है वो भी और जो बदल रहा है वो भी। लेकिन वो ज्यादा किसको अडॉप्ट करेगा? वो ज्यादा उसको अडॉप्ट करेगा जो फ्रीक्वेंटली बदल रहा है। ठीक है, जो नहीं बदलेगा वो उसको तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो रीजन सेम ही रहेगा दोनों के बदलाव का। और तीसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं? अनदर, तो अगर ये सेम रेट से बढ़ रहे हैं तो टीसी एंड टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप, है ना? टीसी एंड टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप, इनवर्सली एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वही है रीजन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ध्यान रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये चीज आपको रिलेशनशिप के बारे में ध्यान रखना है अबाउट द टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यस, यही रिलेशनशिप है टीसी, टीएफसी और टीवीसी के बारे में। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लो बेटा। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉस्ट विच इज एवरेज कॉस्ट के बारे में। ठीक है, टोटल कॉस्ट खत्म, टोटल की बात हो गई, अब एवरेज की बात होगी। आपको टोटल कॉस्ट के तीनों कॉस्ट समझ में आ गए, उनके बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया, थम्स अप दे। फिर हम एवरेज कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइन, ठीक है, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज राइट डाउन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट एवरेज कॉस्ट, सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट जो है ना, वो आपका 3 टाइप से होने वाला है। ठीक है, वो जरा हम यहाँ पे नोट करते हैं एक बार। एक तो हमने एवरेज कॉस्ट लिखी, एवरेज कॉस्ट लिख लो, ठीक है, क्योंकि दोबारा से एवरेज कॉस्ट तो इसमें नाम आएगा ही। 1 2 3, ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा होगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जैसे हमने टीएफसी, टीवीसी और टीसी निकाला ना, अब हम निकालेंगे एएफसी, एबीसी और एसी। ठीक है, आप बस एवरेज कॉस्ट का मतलब लिख लो। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, जैसे टोटल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट क्या बताता था कि इतने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आपने लगाए प्रोडक्शन में तो इतना ज्यादा कॉस्ट आया। बट जब एक फैक्टर आप लगाओगे तो उस पे कितना कॉस्ट आएगा, जब आप एक और फैक्टर एम्प्लॉय करोगे प्रोडक्शन में तो उस पे कितना कॉस्ट आएगा। तो जब आप एक एक फैक्टर का हिसाब रख रहे हो ना, तब आप निकालोगे एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट होता है जब हमने टोटल कितने फैक्टर्स लगाए और उसकी वजह से कितनी कीमत आई, कितनी लागत आई। ठीक है, पर एवरेज कॉस्ट होता है जब हमने एक लेबर लगाया तो क्या आया कॉस्ट, एक और लेबर लगाया तो उसने कितना प्रोडक्शन करके दिया और कितना कॉस्ट आया उसकी वजह से। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे फैक्ट्री में 4 लेबर है। ठीक है, चारों लेबर को एक लेबर की जो, ऐसे समझाता हूँ लिख के आप थोड़ा सा। फर्स्ट लेबर है, उसका है ना 5000 वेजेस उसको मिले। ठीक है, सेकेंड लेबर को 2000 वेजेस मिले, थर्ड लेबर को
3500 मिले, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 5 2 7 7 3 8 10,500। टोटल कॉस्ट कितना आया 10,500, बट एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, 10,500 डिवाइडेड बाय, जब एक लेबर लगाया, एक और लेबर लगाया, ठीक है, एक और लेबर लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कि मतलब भाई ये टोटल कॉस्ट में 3 लेबर का कितना शेयर है, 2 लेबर का कितना शेयर है, और अकेला जो है तो वो कितना शेयर है, बट इसमें तो 3 है ना, तो 10,500 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो एक का शेयर आ जाएगा आपके पास, एक लेबर का, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका यही होता है, एवरेज कॉस्ट। ओके, बात करते हैं हम एक एक करके एफसी, वीसी एंड एसी की, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब लिखो, इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप टोटल इतना प्रोड्यूस करने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता रहे हैं, तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपका कितना फिक्स्ड कॉस्ट आया, वो आपका होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये निकलता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट विच इज क्यू, ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब हम शेड्यूल बनाएंगे, एएफसी का शेड्यूल। छोटा सा एक शेड्यूल बना लो, यहाँ लिख दो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ लिख दो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ लिख दो आउटपुट। ये है तुम्हारा आउटपुट जो क्यू की टर्म्स में मेजर होगा, मतलब यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और यहाँ पे लिखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट था 0 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने सब पे 12 12 रखा था, 12 12 12 एंड एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट इट इज 12। अब आप निकालो एएफसी, 12 को 0 से डिवाइड करेंगे, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, ठीक है, या डैश कुछ भी लगा सकते हो। ओके, 12 डिवाइड बाय 1 इज 12, 12 divided by 2 is 6, 12 divided by 3 is 4, 12 divided by 4 is 3, and 12 divided by 5 is 2.4. Yes, 2.4. So these are the figure of average fixed cost. Now figure तो हमने निकाल लिया, डायग्राम बनाते हैं और फिर इसका ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस ओ ऑन वाई एक्सिस, इस पे आउटपुट रखेंगे, इस पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेजर करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे कितने कितने गैप रखें, 2 2 यूनिट्स का गैप रख लेते हैं, मैक्सिमम होगा 2 4 6 8 10 और 12, 12 इज द मैक्सिमम ना, 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, नाउ प्लॉट कीजिए। 0 पे तो कुछ भी नहीं है, तो भाई 0 वाला खाली छोड़ो, 1 से स्टार्ट होगा ये, 1 पे है 12, 1 पे है 12, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेकंड पे है 6, सेकंड पे है 6 यहाँ पे, थर्ड पे है 4, थर्ड पे है 4 तो ये रहा, 4 पे है 3, तो 2 और 4 के बीच में 3 है here, एंड नेक्स्ट इज 2.4 जो कि 2 से थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2 के पास, ठीक है। तो ये होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर, ये दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये उसकी तरीके से है ना, जब आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व होता था, है ना, तो इसीलिए पता है क्या बोलते हैं, इसका ऑब्जर्वेशंस लिखो,
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप लिखना है इसमें, एएफसी कर्व will be rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, ठीक है, जिसके अंदर का एरिया अगर y एक्सिस पे इतना है तो x एक्सिस पे इतना है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम. सेकेंड इज AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. आपने खुद देखा AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इसमें एक पॉइंट और लिख लो बेटा, ठीक है. थर्ड पॉइंट, AFC falls with increase in output as TFC remains same at all level of output, as TFC remains same at all levels of output. बेटा आपको पता है ये AFC क्यों गिर रहा है, इसकी फिगर्स क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ये किससे निकलता है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से निकलता है, ठीक है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका कांस्टेंट है हर जगह, बट आउटपुट तो बढ़ रहा है ना. तो इफ एनी कांस्टेंट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय अ नंबर व्हिच इज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, ओके, तो वो आपको जो वैल्यू देगा वो कुछ डिक्रीजिंग टर्म्स में देगा, ठीक है. जैसे 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में तो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.3 आएगा. तो एक कांस्टेंट नंबर को जब आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर से डिवाइड करते हो तो जो आपको फिगर्स मिलती है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इसीलिए AFC जो है ना इट फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज या एज TFC रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. अगर ये TFC सेम नहीं रहता ना सब लेवल्स पे तो हम कुछ कह सकते थे कि कभी घट रहा होता कभी बढ़ रहा होता, बट ये कॉन्स्टेंटली क्यों गिर रहा है, क्योंकि TFC कांस्टेंट है और हम एक कांस्टेंट नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. तो इसीलिए आपका जो ये AFC का जो फिगर है वो फॉलिंग है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, चौथा पॉइंट आप नोट कीजिए, चौथा ऑब्जर्वेशन इसके बारे में पता है क्या है, ये है, ये कभी मत भूलना AFC के बारे में. AFC कैन नेवर बी जीरो. AFC कैन नेवर बी जीरो. AFC जो है ना वो आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज TFC कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता ना, इसीलिए आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं होगा. ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है. एंड दैट इज वाई average fixed cost does not touches x-axis and y-axis, does not touches x-axis and y-axis. उसने x-axis और y-axis को टच क्यों नहीं किया, गिर तो रहा था वो पर लेकिन उसने एक्सिस को टच क्यों नहीं किया. जैसे ये देखो, ये देखो, ना तो ये यहाँ पे y एक्सिस को टच कर रहा है ना तो यहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा है. वो ऊपर से आया है और गिरता जा रहा है, गिरता जाएगा, बट कभी भी टच नहीं करेगा ये एक्सिस को. क्यों, क्योंकि AFC जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है. वो जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि TFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है. अगर TFC कभी भी जीरो नहीं होगा तो AFC भी कभी जीरो नहीं होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था AFC के बारे में. आगे बढ़ेंगे बेटा और लिखेंगे नेक्स्ट कॉस्ट जो है हमारा, आई गेस वी आर गोइंग टू डू दी फिफ्थ कॉस्ट व्हिच इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर आप ध्यान से समझोगे, 2-3 बार इसको स्टडी करोगे तो ये माइंड में रट जाएगा आपको. इनिशियली मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी इसके रिलेशनशिप को पढ़ने में, ठीक है. याद नहीं रहता था कि कब ये चेंज हुआ तो इसकी वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ाया तो अब ठीक है एकदम, अब ठीक है. अब इसके रिलेशनशिप हो जाते हैं, इसके MCQs बिना पढ़े अब सॉल्व हो जाते हैं.
तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. इट रेफर्स टू दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट पे कितनी आ रही है उसकी लागत, वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल में तो देख लेंगे, टोटल में जो आया है, बट हर एक यूनिट पे कितना होगा कॉस्ट, वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताएगा. फॉर्मूला होता है एबीसी का, टीएफसी का, टीवी सॉरी एएफसी का फॉर्मूला था टीएफसी डिवाइड बाय क्यू, एबीसी का फॉर्मूला होगा टीवीसी डिवाइड बाय क्यू. अभी आप यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे आउटपुट से. ठीक है, तो चलो शेड्यूल बनाते हैं. फाइन. आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब मैं सिंपल क्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, टीवीसी एंड एवीसी. ठीक है, फिगर क्या थे, 0 1 2 3 4 5. वेरिएबल कॉस्ट क्या था, स्टार्टिंग में आपका 0 पे था वो 6 है ना. हाँ, नहीं नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे तो 0 होता है. फिर यहाँ पे था 6, फिर यहाँ पे होगा 10, यहाँ था 15, यहाँ था 24 और ये हो गया 35. अब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, दिस डिवाइड बाय दिस. 0 डिवाइड बाय 0 इज 0, या खाली भी छोड़ सकते हो. ठीक है, 6 divided by 1 is 6, fine. 10 divided by 2 is 5, 15 divided by 3 is 5, 24 divided by 4 is 6, and 35 divided by 5 is 7. चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. 1 2 3 4 एंड 5. कितने कितने का गैप ले लें, 2 3, यहाँ तो एक एक आप भी ले सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, फाइन. अब 0 पे तो कुछ नहीं, तो यहां से स्टार्टिंग नहीं होगी. 1 पे 6, 1 पे 6. ठीक है, सेकंड पे 5, सेकंड पे 5, थर्ड पे भी 5, फोर्थ पे 6 एंड फिफ्थ पे 7. तो ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, पॉइंट्स को, तो ये हमारा हो जाएगा लाइक दिस. ये हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसा होता है. मैंने एक एक का गैप ले लिया ना, इसलिए ये वाला जो लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर जाके बना है. ठीक है, ज्यादा ही ऊपर जाके बना है. ओके, ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं बेटा. पहला रीजन आप इसमें लिखिए, एवीसी इनिशियली फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट. आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो घट रहा है. with AVC initially falls with increase in output. जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका गिर रहा है इनिशियली. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, once the output reaches at optimum level, एक बार जब आपका ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया आउटपुट,
एवीसी स्टार्ट्स राइजिंग, एवीसी बढ़ना स्टार्ट हो गया जैसे ही हमें वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करो, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता था, इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा है। जहां पे तुम्हारा वो होता था ना कांस्टेंट रिटर्न्स, इक्वल मिला तुम्हें, जितना इनपुट लगाया उतना आउटपुट, वहां पे तुम्हारा कॉस्ट जो होगा ना वो सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, लाइक ये 5-5 है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम ये समझते हैं कि हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना बेनिफिट हम ले सकते थे अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की हमने ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट के बाद अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आउटपुट को बढ़ाओगे इस थर्ड यूनिट के बाद, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ करोगे तो नॉर्मल सी बात है तुम्हारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि एवरेज कॉस्ट इनिशियली गिरता है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है। एक बार ऑप्टिमम पॉइंट मिल गया हमें, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, उसके बाद आपका कॉस्ट ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट और नोट करना है शेप के बारे में। ठीक है, जैसे एएफसी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, एवीसी कौन सा शेप लेगा? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी यू शेप। आप तो खुद देख सकते हैं यू शेप है। Average variable cost will be U-shaped because of law of variable proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये सब ऐसे है। ठीक है, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ने लगते हैं। तो ये है आपका अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे बेटा लास्ट एवरेज कॉस्ट, जो कि उसका भी नाम एवरेज कॉस्ट ही है। ठीक है, जैसे आपने टीएफसी और टीबीसी की हेल्प से टीसी निकाला, अब आप एएफसी और एबीसी की हेल्प से एसी निकालोगे, एवरेज कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसी। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? एएफसी प्लस एबीसी, और दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका, पहले मतलब लिख लो। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू दी पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी आप टोटल कॉस्ट बना रहे हैं उसका जब आप एक आउटपुट पे निकालेंगे डिवाइड करके, वो आपका एवरेज कॉस्ट होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला जो है वो है, दो फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के, एक तो चाहे आप AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये दोनों गिवन है तो, या फिर आप और करके दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय Q। अगर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो ये वाला लगा लो, अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो ये वाला लगा लो। ठीक है, कैसे भी निकल जाएगा ये। तो चलो निकालते हैं, फिर शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, एसी का शेड्यूल, एसी के शेड्यूल के लिए जो पुराने एबीसी और एएफसी हैं उसको हम जरूर ले लेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला क्योंकि हमें रिलेशनशिप भी पढ़ना है ना, जैसे टीसी, टीवीसी और टीएफसी का फॉर्मूला वो रिलेशनशिप पढ़ा था, वैसे इसका भी पढ़ेगा। तो एसी के शेड्यूल के लिए यस ध्रुव करेक्ट, फॉर्मूला सही है आपका, टीसी डिवाइड बाय क्यू। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे 4 कॉलम बना लो बेटा, एक हो जाएगा आउटपुट, एक हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और चौथा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। दो इन दोनों को प्लस करके निकलेगा। ठीक है, आउटपुट था 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की फिगर्स क्या थी? यहाँ पे तो दोनों नील थे। ठीक है, उसके बाद ये था आपका 12 था, हाँ 12, उसके बाद फिर शायद 2 पे हमने डिवाइड किया तो 6 हो गया। हाँ, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, फिर आपका 4 हुआ होगा। हाँ 4, फिर 3 और फिर 2.4। यस, ये था वेरिएबल कॉस्ट आपका, ये इनिशियली ये था, फिर आपका वो हो गया था 6, बिकॉज 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। यस,
ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये पीछे 6 5 5 6 7 6 5 5 6 7 ये थे आपके दोनों के फिगर्स। चलो इन दोनों को प्लस करते रहो, ये तो खाली रहेगा। ठीक है, 12 और 6 18, 6 और 5 11, 5 4 9, 6 3 7 8 9 और ये हो जाएगा 7 2 8 9 9.4। ये रहे फिगर्स। नाउ लेट्स प्लॉट द डायग्राम। X O Y output and this is AC, AFC and AVC, तीनों प्लॉट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या क्या रखे गैप बताओ। दो दो का गैप इज इनफ? नहीं, तीन तीन का गैप विल बी इनफ, क्योंकि 18 है ना लास्ट। ठीक है, 18 है लास्ट। हाँ, तो तीन, 3 का टेबल पढ़ लो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 and 3 6 18। ठीक है, 18 इज द लास्ट। फाइन, ठीक है, चलो प्लॉट करें अब। 0 पे 0 तो खाली रहेगा भाई। ये अच्छा, यहाँ प्लॉट कर लूं पहले। 1 2 3 4 और 5। अब प्लॉट करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग तो 1 से होगी, क्योंकि इनिशियली तो तीनों खाली हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे है आपका ये पहले बना लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 12 6। तो ये तो हम देख के बना लेते हैं। फर्स्ट पे 12, फिर था ये 6, दूसरे पे 6 ये रहा, तीसरे पे ये 4 हो गया था, तो लाइक हेयर, देन फिर 3 हेयर एंड फिफ्थ पे दिस इज 2.4, तो इट विल बी समवेयर अराउंड बिलो टू दी 3 लाइक हेयर। तो ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फाइन, ठीक है, दिस इज AFC। सिमिलरली लेट्स प्लॉट दी AVC। फर्स्ट पे 6, तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सेकेंड पे 5, थोड़ा सा नीचे। थर्ड पे भी 5th, तो सेम, एंड देन 6, so fourth पे 6 and then fifth पे 7, so 7 will be here below to the 9। yeah, join करेंगे इस फिगर्स को and we will get our average variable cost। ऐसा ही था। let's plot the AC average cost। first पे 18, तो it will start from here। okay, second पे 11, second पे 11 यहाँ पे। थर्ड पे it will be 9, so it will be here 9। fourth पे again it is 9, so it will be here, and on fifth output it is 9.4, so something a small range above the 9 like here। ठीक है, join this points, you will get your average cost curve like this। average cost बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बाकी एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही आपके यू शेप के हैं। सबसे पहला रिलेशन तो यही बन जाता है। ठीक है, चलिए अब रिलेशनशिप पर लिखते हैं इसका। हमने डायग्राम तो प्लॉट कर लिया, अब रिलेशनशिप लिख लिया तीनों का साथ में। ऑब्जर्वेशन या हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन। बस ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा 5 मिनट रहा तो हम मार्जिनल कॉस्ट को देख लेंगे, बाकी शॉर्ट रन कॉस्ट खत्म हो गया आज। ठीक है, टारगेट जो सोच के आओ वो अचीव हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC एंड AVC। जल्दी जल्दी कर लेते हैं रिलेशनशिप, 2-3 मिनट भी रहा ना तो मार्जिनल कॉस्ट खत्म कर ही लेंगे। ठीक है, PCR तो अपना बहुत अच्छे से चल ही रहा है, हो ही जाता है वो तो। चलो, यस, फर्स्ट रिलेशनशिप इज, पहले तो तीनों का शेप का बात कर लो बेटा। ठीक है, पहले तीनों की शेप की बात कर लो। AFC विल बी rectangular hyperbola
अब वो क्यों है वो तो हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बार बार। AFC will be rectangular hyperbola, AC and AVC will be U shape। बेटा AVC U shape क्यों था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। AC भी आपका U shape क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली जब प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो कॉस्ट कम होता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो U shape होने का रीजन यही है। AC and AVC will be U shape because of law of variable proportion, because of law of variable proportion। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये आपका है यू शेप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, देखिए जब AC और AVC दोनों यू शेप हैं, बट एक चीज नोट करो, AC जो है ना वो AVC के हमेशा ऊपर होगा। तो AC कर्व विल ऑलवेज लाई, AC कर्व will always lie above the AVC curve, above the AVC curve। वो ऐसा क्यों हुआ बेटा? बिकॉज AC जो है ना उसने इन दोनों को इंक्लूड किया है, तो नॉर्मल सी बात है उसका फिगर जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू AVC, ठीक है। AVC में तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर है, बट एवरेज कॉस्ट में तो फिक्स्ड का भी है और वेरिएबल का भी है, तो इसकी वैल्यूज बड़ी हैं इसके कंपैरिजन, इसीलिए ये जो है ना ये इसके ऊपर है और ABC इसके नीचे है, ठीक है। AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द AVC कर्व because AC at all levels of output, AC at all levels of output includes both AVC and AFC। भाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में तो सिर्फ, चलो पहले अभी ये कर लो बेटा, उसकी बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं करा देता बट आई डोंट हैव टाइम, थिंग इज दैट, ओके। कितना वर्कलोड ले लूं यार, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पूरा है ही, BCR भी है ही, तो अभी पहले ये कर लो थोड़ा सा, ठीक है। टाइम रहा तो देखेंगे, मेरे को टाइम कांस्टेंट था इसीलिए थोड़ा सा वो दिक्कत हुआ, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं था, मुझे स्टैट्स अच्छा लगता है। ओके, AC कर्व विल ऑलवेज बी लाई, चलो देखते हैं एक बार, मैं अपना शेड्यूल एक बार वो देखता हूँ, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं एक बार शेड्यूल अपना देख के कंफर्म कर पाऊंगा। चलो चलो जल्दी से पहले ये खत्म करते हैं एक बार, ठीक है। AC कर्व जो है क्यों लाई करता है हमेशा AVC से ऊपर? क्योंकि AVC जो है, AC जो है इसने दोनों को इंक्लूड किया है, AVC को भी और AFC को भी, ठीक है। इसलिए हालांकि AVC ने तो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया, तो ये रीजन होता है कि क्यों वो उसके ऊपर होता है और वो उसके नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड रिलेशन, AVC reaches at its minimum point, at its minimum point at a level of output, at a level of output lower than that of AC, lower than that of AC, because when AVC at its minimum point AC is still falling, AC is still falling because of falling AFC, because of falling AFC,
ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ऑब्जर्व करो क्या है, मैं बताता हूँ। पहले ये लिख लो, फिर सर डायग्राम। स्टिल के बाद क्या लिखा हुआ है? स्टिल फॉलिंग, स्टिल फॉलिंग, फॉलोइंग। FALLING, फॉलिंग। चलो ये नोट कर लो, फिर मैं आपको पहले डायग्राम पे आओ, ऑब्जर्व करो कि जो आपने लिखा है वो डायग्राम में कहना क्या चाह रहा है। तो उसको नोट करने के बाद प्लीज कम टू द डायग्राम, एक बार डायग्राम को देखो अपने। यस, क्या कह रहा है वो रिलेशन, वो ये कह रहा है एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है, एवीसी का मिनिमम पॉइंट बेटा कहाँ है, 5 पे, जहां पे ये दोनों 5 5 है। ठीक है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, तो ये हो चुका है यहाँ पे ही। ठीक है, पर एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो है 99, वो थोड़ा सा बाद में आया है। तो आपको ये कह रहा है एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो एसी के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाता है। ठीक है, एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो एसी के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एबीसी का मिनिमम पॉइंट पहले इसलिए आया बिकॉज उसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है जो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, इसलिए एबीसी का भी जो डिक्लाइनिंग पॉइंट है, सबसे मिनिमम पॉइंट है, वो पहले आ गया। पर एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में इसलिए आया क्योंकि एसी में सिर्फ एबीसी नहीं है, एएफसी भी है। तो एवीसी है तो एवीसी तो फॉल कर रहा है, पर एएफसी जो है ना वो तो कांस्टेंट है। तो इसीलिए इसका जो मिनिमम पॉइंट है एसी का वो बाद में आया। क्यों, क्योंकि जब एवीसी मिनिमम पॉइंट पे था एसी अभी भी गिर रहा है, आप खुद देख सकते हो। एवीसी का मिनिमम पॉइंट ये है, बट एएफसी अभी भी गिर रहा है। ठीक है, और इसका मिनिमम पॉइंट बाद में आया। क्यों, क्योंकि एएफसी जो है ना वो अभी भी फॉल कर रहा है, एएफसी अभी भी फॉल कर रहा है, इसलिए एसी भी फॉल कर रहा है। ठीक है, ये है इसका रिलेशनशिप। अब इसको पढ़ो, एवीसी रीचेज एट इट्स मिनिमम पॉइंट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ एसी। एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे तब पहुंचता है जब वो लाइक लोअर है, उससे कम है, उससे पहले ही पहुंच जाता है वो एसी से पहले ही। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन एवीसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट एसी इज स्टिल फॉलिंग। एंड व्हाई एसी इज स्टिल फॉलिंग, बिकॉज स्टिल नाउ एएफसी इज फॉलिंग। ठीक है, so if AFC is still falling, that means AC will still fall and it will reaches at its minimum point after that of the minimum point of AVC. ठीक है, इतना सा ही रिलेशनशिप था बेटा, बाकी जीरो तो तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता, ना तो AC, ना तो AFC, ना AVC। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस मेन बात तो यही थी जो मैंने आपको करवा दिया है ये। तो आपको एसी, एवीसी और एएफसी का डायग्राम क्लियर है, रिलेशनशिप क्लियर है, थम्स अप दें एक बार। ओके फाइन, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट का, कर ही लो, ठीक है, खत्म फिर, क्यों छोड़ना कल के भरोसे, कल अगर टाइम मिला तो फटाफट एमसीक्यू स्टार्ट कर लेंगे। एंड टुमारो जो है हमारा, चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले वो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। चलो आ जाओ, मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, ठीक है, हाँ, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग लिख लो बेटा, बस इसका डायग्राम नोट कर लो, रिलेशनशिप कल करा दूंगा मैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट, एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर additional unit of additional unit of output is produced। अब मतलब मैं तुम्हें शेड्यूल से बताता हूँ, शेड्यूल बना लो पहले, ठीक है, और उससे पहले एमसी का फॉर्मूला लिख लो। एमसी का फॉर्मूला बेटा जो होता है वो होता है डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, TCN-1। दूसरा फॉर्मूला भी होता है मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ टीसी से नहीं निकलता, टीवीसी से भी निकलता है। तो डेल्टा टीवीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू और
TVCN माइनस TVCN-1, दो फॉर्मूले होते हैं। मैं रेफरेंस आपको इसका कल बता दूंगा एक बार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ शेड्यूल देख लो, फॉर्मूला रखो और शेड्यूल देखो। अगर तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट हो तो उससे भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेना, और टोटल कॉस्ट गिवन हो तो उससे भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल, Q, TC and MC। ओके, टोटल कॉस्ट था हमारा 12, 18, 22। ये सब मैंने निकाल लिया था ना, टोटल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालना था, तो वो फिगर्स आप कॉपी कर लो वहां से, ठीक है। एंड 47। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, इसको जब हम माइनस करते चलेंगे, ठीक है। तो 12 के ऊपर कुछ नहीं है तो खाली 18 माइनस 12 इज 6, 22 माइनस 18 इज 4, 27 माइनस 2 इज 5, राइट। देन 36 माइनस 27 इज 9, एंड यहाँ पे ये होगा 11। कृतिका बेटा, आपने जो पूछा था क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यस, वेरिएबल कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया तो यही था, वेरिएबल कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। बट मैंने आपको ये कहा था मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, बट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होगा। मैंने मार्जिनल कॉस्ट ना थोड़ा सा MU और MP का वो ध्यान में आ रहा था, बट बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट भी आपका वेरिएबल कॉस्ट ही कहलाता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कभी नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन या तो नहीं हुआ या तो हुआ। नेगेटिव क्या होता है? प्रोडक्शन। नेगेटिव प्रोडक्शन नाम भी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। नाउ ये समझो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। फाइन। मार्जिनल कॉस्ट ये होता है, जैसे जैसे टीसी आप बढ़ाते हो तो एक यूनिट टीसी पे आपने कितना चेंजेस किया वो मार्जिनल कॉस्ट बताता है। जैसे आप लोग एमयू और एमपी निकालते थे ना, वैसे ही एमसी भी निकलता है, ठीक है। कि जब सपोज करो जब आपका एक आउटपुट बना तो उस पर 18 रुपीज की टोटल कॉस्ट आई, पर एक और यूनिट जब आपने बनाया तो आपके टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो टोटल कॉस्ट हो तो गई 18 से 22, बट बेटा एक्स्ट्रा जो हुआ है कॉस्ट वो तो 4 ही रुपीज का आया है ना, तो 4 रुपीज इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ना आपका डिफरेंस बताता है कि टोटल कॉस्ट कितने यूनिट से बढ़ रहा है जब हम प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब इसका डायग्राम बना लो। सॉरी, एक्स, ओ एंड वाई, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज आउटपुट। कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लेके आऊंगा मैं और क्वेश्चन आपको बता दूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर लॉन्ग रन कॉस्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग रन कॉस्ट बहुत छोटा है, कभी आता है कभी नहीं आता, बट शॉर्ट रन पे बहुत बनता है। अच्छा, यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 यूनिट विल बी गुड। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। 15 विल बी मैक्स। 3 6 9 15 12 एंड 15। फाइन। जब 0 पे तो कुछ नहीं है तो स्टार्टिंग 1 से होगा। 1 पे आपका कितना है? 6 है, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट 1 पे 6। सेकंड पे आपका 4 है तो ये आपका आएगा यहाँ पे 3 से थोड़ा सा ऊपर। फिर 3 पे 5 है तो बीच में आएगा, फिर यहाँ पे 4 के थोड़ा सा ऊपर। फिर आपका 4 पे कितना है? 9 है, 4 पे 9 यहाँ पे। फिर आपका 5 पे है 11, तो 12 से थोड़ा सा नीचे।
आपका MC कर्व जो बनेगा वो होगा आपका लाइक दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये भी यू शेप होता है, इसको भी लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट विल बी यू शेप, बस लास्ट लाइन है ये, ठीक है, विल बी यू शेप because of law of variable proportion, law of variable proportion. It initially increases at an decreasing rate. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है बेटा, कि इनिशियली जो है ये वो डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है ना, गिर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ने लगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियली इट डिक्रीजेस and after reaching at its minimum point, and after reaching at its minimum point it starts increasing, and after reaching at its minimum point it starts decreasing. सारे वेरिएबल कॉस्ट आपके यू शेप के होते हैं, क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो कॉस्ट कम होती है, फिर जब कॉस्ट सबसे कम हो जाती है ना, लाइक ये मैक्सिमम कम हो सकती थी, इतना ऑप्टिमम आप प्रोड्यूस कर सकते थे, इसके बाद कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगते हैं, ठीक है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये सब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। तो आप खुद देख सकते हो, इनिशियली गिर रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये आपका मिनिमम पॉइंट था, यहाँ पे पहुंचने के बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट फिर बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये सब होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट एवरी कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, शॉर्ट रन कॉस्ट हमने कवर कर लिया है, एक दो रिलेशन है, कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन कॉस्ट स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हम समाप्ति कर रहे हैं कॉस्ट चैप्टर का, और आपका जो ये चैप्टर 3 है, ठीक है। एमसीक्यूज वी विल सी ऑन मंडे, टाइम रहा तो कल ही स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज एक दिन में और एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है, मंडे को, तो उसमें हम देख लेंगे। आप लोग इसको रिवीजन करते रहो बेटा, ताकि एमसीक्यू सेशन में आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।